Good morning, students. My dear students, today we are going to start chapter 5th of first flight. आज हम start करेंगे chapter 5th first flight the 100 dresses part 1. I have uploaded one video related to introduction beta. We discussed regarding characters, theme, message and took an overview of the story. हमने इन सारी बातों को डिस्कस किया एंड टुडे वी विल स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. And this is the first part beta. This chapter is having two part. I told you these are having relation with each other. ये part आपका दोनों एक दूसरे से correlated. The story will not stop in the first part. It will continue up to the second part. वहाँ तक आपकी continue रहेगी. Who is the writer? You are observing on your screen. That is L. Basor Esther. L. Basor Esther is the writer of this chapter. Now listen, what is given in this one? We will start from here. Before you read, now consider this one also. How do we judge the people around us? By their money, wealth, position. These are very main point बेटा, very important point. हम लोगों को कैसे जज करते हैं? उनके पैसे से, उनकी वेल्थ से, उनके पोजीशन से, भी कितना पैसा है उनके पास या किस पोजीशन पे है वो, उनके पास पोजीशंस क्या है. पोजीशन समझते हो ना? पोजीशंस का मतलब होता है बेटा अधिकार, कि उनके पास कितनी चीज़ें जो हैं, कितनी थिंग्स उनके पोजीशन में हैं. इन चीज़ों से हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं. दिस इज़ अ ट्रू फैक्टर रिलेटेड टू सोसाइटी. ये हालांकि सोसाइटी से रिलेटेड बिल्कुल सच्चा फैक्टर बेटा. और इज़ देयर समथिंग और मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन. क्या और कोई इम्पोर्टेंट वैल्यू है किसी आदमी को जो है वो जज करने की. दीज आर द थिंग्स और एनी अदर परस्पेक्टिव ऑन विच वी कैन कंपेयर अ पर्सन एंड वी कैन ऑब्जर्व अ पर्सन. एक आदमी को ऑब्जर्व करते हो, एक आदमी की वैल्यू जो है हम मेज़र करते हो. क्या कोई ऐसी चीज़ है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम वैल्यू करते हैं पर्सन के बारे में. दिस स्टोरी इज सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स. ये सेंसिटिव इमोशनल, बड़ा इमोशनल डिस्क्रिप्शन है. अकाउंट मीन्स बेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है. सेंसिटिव मीन्स इमोशनल. यू विल राइट डाउन इन योर बुक. मैं हर एक लेक्चर में कहती हूँ बेटा कीप योर बुक विद यू and write down these meanings in your book also. Underline the words and write down the meaning. Sensitive means emotional. Account means description. Account means description, ठीक है. अकाउंट का मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिप्शन. तो ये बड़ा इमोशनल सा डिस्क्रिप्शन है ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स, कि कैसे एक पुअर यंग गर्ल को उसके क्लासमेट्स जज करते हैं. वंडा पेट्रॉन्स्की. Main character I told you, a young Polish girl who goes to school with other American, with whom she is going, with other American children, and she is Polish girl and in an American town, and these other children see Wanda as different in many ways. ये बच्चे सारे वंडा को एक अलग तरीके से देखते हैं. Can you guess how they treat her? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो उसे कैसे ट्रीट करते हैं? ये सभी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं ना, the last thing that will represent, we are going to get the answer of these question in our text. अभी जो हम टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, we will get the answers. Okay, now read the information in the box below and find out more about this community for about a related topic or from an encyclopedia or the internet. अभी आप ये कम्युनिटी थोड़ा सा भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया और वो कहते हैं कि आप किसी भी हेल्प से, इंटरनेट से कीजिए या फिर जो है एनसाइक्लोपीडिया देखिए, इस कम्युनिटी के बारे में जानिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वन रिप्रेजेंट पोलिश कम्युनिटी. दिस चैप्टर रिप्रेजेंट पोलिश कम्युनिटी. तो यहाँ पे पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी को ही यहाँ पे दिखाया गया है. नाउ लिसन. द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608. वो कहते हैं पहले पोलिश इमिग्रेंट्स थे ना. इमिग्रेंट समझते हो? देखो आपका एक इमिग्रेंट स्टार्ट होता है ई से, EMMIGRANT, इमिग्रेंट. और एक इमिग्रेंट होता है IMMIGRANT, जो आपके सामने है, ठीक है. ये वाला आपके क्या है? सामने है. इस इमिग्रेंट का मतलब होता है बेटा जो किसी देश में, किसी दूसरे देश से किसी देश में आना. जैसे कि हम बात करें, ये पोलिश कहाँ से आए? पोलैंड से. तो अमेरिका में इन्हें क्या बोला जाएगा? इमिग्रेंट्स. आई वाले इमिग्रेंट, इन, ठीक है. इन कर गए. कहाँ इन कर गए? अमेरिका में, ठीक है.
और ये आपका मतलब याद रखने का तरीका बता रही हूँ, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा इमिग्रेंट्स आएगा। और ई वाला इमिग्रेंट्स है बेटा आपका एक्स के लिए, क्या पे वो पोलैंड में क्या बोला जाएगा उन्हें, इमिग्रेंट्स। ये वाले इमिग्रेंट्स पोलैंड में उनको क्या बोला जाएगा, इमिग्रेंट। जो देश को छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं उन्हें वहाँ पे इमिग्रेंट, जहाँ पे एंट्री की है वहाँ पे इमिग्रेंट्स। ठीक है, चलिए सुनिए। The first Polish immigrants arrived in America in 1608. 1608 में पहली पोलिश कम्युनिटी वहाँ पे आई। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो सबसे बड़ी लहर जो पोलिश इमिग्रेशन की आई ना बेटा, वो कब आई, 20th सेंचुरी में। ठीक है, 20th सेंचुरी के भी स्टार्टिंग में, अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी मीन्स 1901 से स्टार्टिंग हुई। When more than 1 million Poles migrated to the United States, जबकि 1 मिलियन से ज़्यादा पोल्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में जिन्होंने माइग्रेट किया। ठीक है, माइग्रेट वही इमिग्रेशन किया। द पोलिश स्टेट डिडंट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, उस टाइम पे कोई पोलिश स्टेट नहीं बना था। आज तो अमेरिका में पोलिश स्टेट बन चुका है। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रैदर दैन टू एथेनिसिटी। एथेनिसिटी मीन्स बेटा रेशियल, ठीक है, रिलेटेड टू एनी रेस, जाति से रिलेटेड, कि उन्हें उनकी जो है वो कहता है कि पोलिश स्टेट नहीं था तो इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता था। 1 मिनट, इमिग्रेंट्स को क्या किया जाता था, आइडेंटिफाई किया जाता था उनकी कंट्री के ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मतलब जहाँ पे वो गए ना उसी कंट्री से उन्हें जो है वो पहचाना जाता था, बजाय कि उनकी रेस के, कि वो किस रेस से बिलोंग करते, रेदर देन टू एथेनिसिटी। ओके, जैसे उसने बताया देवर आइडेंटिफाइड एज अ रशियन पोल्स, मतलब जो पोलिश रशिया में चले गए उन्हें क्या बोल दिया गया, रशियन पोल्स। जो जर्मनी में शिफ्ट हो गए उन्हें क्या बोल दिया गया, जर्मन पोल्स। जो कि आपके ऑस्ट्रिया में चले गए तो वो ऑस्ट्रियन पोल्स। तो इस तरह से उनसे जो है वो कंट्री ऑफ ओरिजिन से उन्हें कंसिडर किया जाता था, बजाय कि एथेनिसिटी से। नाउ लिसन, आगे सुनिए। आगे वो कहता है बेटा, 1 मिनट, now he says one of the most notable पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज़ इन शिकागो। अब एट प्रेजेंट पे देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन कहें, सबसे ज़्यादा जो नोटेबल है, सबसे ज़्यादा फेमस, नोटेबल से मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, फेमस। सबसे ज़्यादा फेमस जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो कहाँ पे है, शिकागो में है। एंड इट्स सब अब्स मतलब सिटी एरिया जो होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं सब अब्स। ठीक है, टाउन एरिया भी कह सकते हैं, यहाँ पर टाउन एरिया उसको बोलते हैं सब अब्स एरिया, आउटर एरिया। ठीक है, आउटर एरिया मतलब एक भाई वहाँ पे शिकागो के अंदर तो है ही है, और जो शिकागो का आसपास का एरिया ना, सब अर्ब एरिया, जो कि आपका कंट्री से दूर होता है उसे बोलते हैं सब। मतलब भाई अर्बन एरिया, शहर का एरिया, और सब लग गया उसके साथ, मतलब जो कि अर्बन एरिया से बाहर है वो सब अrbs। तो कुछ वहाँ पे उसके सब अrbs में और कुछ शिकागो में भी हैं पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी। क्योंकि ये चैप्टर रिगार्डिंग पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी के रिगार्डिंग है, इसलिए मैं आपको बातें बता रही हूँ, एक माइंड में पिक्चर क्रिएट होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे वो बात करता है। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को वर्ल्ड में कई बार जो है सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी कहा जाता है, नेक्स्ट टू वर्सा। किसके बाद में, जो कि वर्सा के बाद में। वर्सा यू नो द कैपिटल ऑफ पोलैंड। भी पोलैंड में तो पोलिश होने ही होने हैं, बिकॉज इट्स पोलैंड, पोलैंड के लोगों को ही तो पोलिश बोलेंगे ना। तो उसकी जो कैपिटल है वर्सा, वहाँ पे जितने पोलिश हैं उससे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पोलिश है वो किस शहर में है, शिकागो में है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पोलिश अमेरिकन्स को कई बार वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था यूनाइटेड स्टेट्स में। वर द आयरिश एंड इटालियन एंड ज्यूज़, जैसे कि वहाँ पे यूनाइटेड आयरिश को डील किया जाता था, इटालियन इटली वालों को, और ज्यूज़ को ट्रीट किया जाता था। इसी तरह से उन्हें भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था यूनाइटेड स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा। चलिए सुनिए आगे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, जो वहाँ पे 2000 में जनगणना हुई ना, सेंसस समझते हो ना, जनगणना, अकाउंटिंग ऑफ पीपल, जनगणना हुई तो वहाँ पे लगभग 6,67,414 अमेरिकन ऑफ एज 5 ईयर्स। वो कितनी एज के थे, 5 ईयर्स की एज के थे, 5 साल के थे। एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉपुलेशन, और मतलब 5 ईयर्स और जो ओल्डर, उन्हें मतलब इतने लोगों को, ओल्ड को और बच्चों को मिला के वहाँ पे ये रिपोर्ट आई
एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, कि इतने लोग हैं जिसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ बूढ़े हैं जो कि घर पे क्या बोलते हैं, पोलिश बोलते हैं। भाई एजुकेटेड है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में थोड़ा डिफर आ जाता है, लेकिन बच्चे तो अपनी रीजनल लैंग्वेज ही बोलेंगे ना, और जो ओल्ड हैं वो भी प्रेफरेंस किसको देते हैं, रीजनल लैंग्वेज को। फैक्ट समझना इस ये डाटा लिखने के पीछे राइटर का फैक्ट क्या है। वो कहता है भी जब सेंसस हुई तो ये निकल के आया कि लगभग इतने सारे अमेरिकन हैं 5 ईयर्स के एज के और कुछ जो बूढ़े हैं, वो क्या करते हैं, इतने लोग जो हैं वो घर पे क्या बोलते हैं, पोलिश लैंग्वेज बोलते हैं। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक अ लैंग्वेज अदर दैन इंग्लिश। लगभग 1.4% लोग हैं जो इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें से अकेले हम बात करें यूएस की पॉपुलेशन का, वो कितना परसेंट बन गया, 0.25%। ठीक है, यूएस की पॉपुलेशन का कितने परसेंट है, 0.25%। गॉट इट। मतलब कुल मिला के ये पता है ये पार्ट आपको क्या कहना चाह रहे हैं, चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है बेटा, यहाँ पे सिर्फ राइटर आपको एक कम्युनिटी के बारे में बताना चाहता है कि भी इतना वहाँ पे माइनॉरिटी थी, जो माइनॉरिटी थी पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी की, क्या थी, माइनॉरिटी। हालांकि बहुत सारे अमेरिकन्स थे लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, माइनर जो कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया है। ठीक है, वो कैसे उन्होंने इमिग्रेट किया और उसके बाद वहाँ पे उनके साथ कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है वो उसने क्लियर किया है इस चैप्टर की हेल्प से, जो हम अब स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा यहाँ से। ठीक है, चलिए अब सुनते जाना। कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अभी तक हमने सिर्फ इतना किया कि भी एक अमेरिका के अंदर क्या बनी हुई है, कम्युनिटी बनी हुई है। ठीक है, और वो कम्युनिटी क्या है, माइनर है, और वो कौन है, पोलिश हैं। उन्हें पोलिश अमेरिकन बोलते हैं। पोलिश अमेरिकन क्यों बोलते हैं भाई, जहाँ जिस कंट्री में वो चले गए ना उसके अकॉर्डिंग उनका नाम लग जाता है। यहाँ पे देखो ऊपर लिखा है पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी, आर यू गेटिंग, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी। सो इट मीन्स दैट एंड द लेटर इट आल्सो हाईलाइटेड हियर रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स, दो फ्रॉम विच कंट्री दे बिलोंग टू, द नेम इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू दैट, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या दे दिया, नेम दे दिया। ठीक है, नाउ लिसन। अब वहाँ पे सिर्फ माइनर उसे कंसीडर करके चैप्टर को स्टार्ट कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, डोंट वरी, इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट टेक इट्स सीरियस दैट वी आर नॉट गेटिंग द पॉइंट है। ये सिर्फ आपके एक स्टैटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए आगे वो क्या कहेगा। अब ध्यान से समझना आप बात, अब जो आएगा ना उस पर आप ज़्यादा फोकस रखना कि हाँ यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। टुडे मंडे, आज मंडे मतलब जिस दिन राइटर वो बात बताना चाह रहा है कैसे सीक्वेंस में अरेंज करता है, सुनते जाना। आज मंडे वंडा पेट्रोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट, अपनी सीट पे वंडा पेट्रोंस्की नहीं है बेटा। वेयर एवर यू आर ऑब्जर्विंग ग्रामेटिकल रूल्स देन यू मस्ट गिव मोर फोकस एंड स्पेशली टुवर्ड प्रपोजिशन। ज़्यादातर तो आपको प्रपोजिशन की तरफ फोकस रखना चाहिए, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। उसने कहा आज मंडे है लेकिन वंडा पेट्रोंस्की अपनी सीट पे नहीं है। बट नोबडी कोमा लग गया, पढ़ना शुरू करो। नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिंग, द गर्ल्स who started all the fun noticed her absence. Got the point? अब देखो मैं आपको एक बार रीडिंग करनी सिखाती हूँ, कैसे सीखते हैं रीडिंग। अब आप कहें मैम इसको कैसे पढ़ें। देखो नोबडी आ गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसकी डिमांड करता है बेटा, सब्जेक्ट वर्ब की डिमांड करता है। देखो ध्यान से समझना इस बात को, मैं जो आपको बताने वाली हूँ, रीडिंग करेंगे डोंट वरी। सब्जेक्ट डिमांड करता है किसकी, वर्ब की। हम पहुँचे यहाँ, नोबडी का सब्जेक्ट वर्ब का क्या है, नोटिस्ड हर अब्सेंस। नोबडी नोटिस्ड हर अब्सेंस, किसी ने उसकी अब्सेंस को नोट नहीं किया। अब वापस आ जाइए, यहाँ तक कि पैगी और मेडलिन ने भी नहीं किया। अब पैगी और मेडलिन कौन है, पैगी और मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिसने सारा मजाक शुरू किया था वो लड़कियां हैं। अब क्या मजाक शुरू किया था, अब आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे, बात समझ आई। यू मस्ट पे द अटेंशन हाउ टू रीड आउट द चैप्टर, कैसे पढ़ते हैं। नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस, नॉट इवन पैगी एंड मेडलिन द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन। चलिए, Usually Vanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room number 13. कैपिटल लेटर आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, रूम नंबर 13 मीन्स ये नेम है उसकी क्लास का, उसकी क्लास का क्या है बेटा, नेम है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, माइनर पॉइंट नोट किया करो।
यूजुअली वंडा सेट, यूजुअली वंडा कहाँ बैठती थी? यूजुअली वंडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। लास्ट सीट जो होती थी ना, लास्ट, मान लो आपकी रो ऐसे बनी हुई थी, तो उसमें जो लास्ट थी, लास्ट से नेक्स्ट पे बैठती थी। ठीक है, लास्ट से नेक्स्ट पे, लास्ट से नेक्स्ट से मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ पे उसके साथ वाली सीट पे वो बैठती थी। ठीक है, चलिए अब समझिए। नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रूम, कौन सी रो में? लास्ट रूम में। इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13 में वो लास्ट रो में और लास्ट सीट, लास्ट से नेक्स्ट सीट पे बैठा करती थी, लास्ट से नेक्स्ट। ठीक है, चलिए। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कहाँ बैठती थी? आगे और एक्सप्लेन करता है राइटर। वो कहते हैं सी सेट इन, कहता है सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट। वो अक्सर वहाँ बैठते थे जहाँ पे कि वो रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके कि अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज नॉट स्कफिंग ऑफ फिट, मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वॉज सेड एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर। नाउ लिसन केयरफुली, आप ध्यान से समझना। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कॉर्नर में बैठती थी। रूम के कॉर्नर में कहाँ पे? जहाँ पे कि रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके कि अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। और वो रूम का कॉर्नर वेयर देयर वॉज मोस्ट स्कफिंग ऑफ द फिट, जहाँ पे हमेशा पैरों की आवाज़ आती थी। स्कफिंग मीनिंग देखिए, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फिट ऑन द ग्राउंड, जहाँ पे कि पैरों को क्या किया जाता है? वहाँ पे पटका जाता है। ठीक है, तो वो वहाँ पे बैठती थी। स्कफिंग होती थी जहाँ पे नॉइजी आवाज़ आती थी। एंड मोस्ट रोयर्स ऑफ लाफ्टर, रोयर्स बेटा साउंड, जहाँ पे ज़्यादा जो है वो हंसने की आवाज़ें आती थी। हंसने की आवाज़ें कब आती थी? व्हेन एनीथिंग फनी वो सेड, जब भी कोई मजाकिया बात कही जाती थी। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहीं पे उसी कॉर्नर में, कॉर्नर को डिफाइन किया जा रहा है, एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कॉर्नर में सबसे ज़्यादा कीचड़ और सबसे ज़्यादा जो है वो गंदगी होती थी। गॉट इट? बड़ी देखो लाइन थोड़ी लंबी है बट बहुत इजी है। सी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर को डिफाइन किया जहाँ पे रफ बॉयज़ बैठते थे जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। उस कॉर्नर में जहाँ पे कि पैरों की आवाज़ आती थी, उस कॉर्नर में जहाँ हंसी की आवाज़ें भी आती थी जब कोई फनी बात होती थी क्लास में, और उसी कॉर्नर में जहाँ ज़्यादा मड और डर्ट भी फर्श पे होता था। चले आगे। नाउ लिसन। वंडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी, वंडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो भाई जो थी वो रफ थी। यू कैन से रफ मीन्स वेरी डल। ठीक है, कि वो डल थी पढ़ाई में। एंड नॉइजी, शी मेड अ लॉट ऑफ नॉइज। नो, दैट वॉज नॉट द रीजन। शी वॉज नॉट रफ एंड शी वॉज नॉट नॉइजी। ऑन द contrary, she was very quiet and rarely said anything at all. But even she was having the opposite nature. उसका नेचर कैसा था? बिल्कुल अपोजिट, कॉन्ट्रेरी। शी वॉज वेरी क्वाइट, बहुत क्वाइट थी। एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल, और रेयरली ही कुछ कहा करती थी। ठीक है, शी स्पीक्स अ लिटल। ठीक है, बहुत कम बोलती थी। शी वॉज वेरी क्वाइट एंड स्पीक्स अ लिटल। एंड नो बडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कोई भी उसकी लाफ को वहाँ नहीं सुना करता था। Nobody had ever heard her laugh out loud. ठीक है, मतलब किसी ने उसकी हंसने की आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी आज तक। had ever समझ रहे हो ना? Nobody had ever heard her laugh out loud, कभी उसे ज़ोर से हंसते हुए कभी सुना ही नहीं था। Sometimes she twisted her mouth into the crooked sort of smile that was called, कभी कभी अपने फेस को ना वो crooked होता है। crook किसको बोलते हैं? ठग को बोलते हैं बेटा, रोबर को। ठीक है, तो रोबर यहाँ पे नहीं है, उसके लिए रोबर मत कंसिडर करना कि उसे रोबर बोला जा रहा है। शी वॉज नॉट अ रोबर। यहाँ पे जो है क्रूक्ड से मतलब वेरी सीक्रेट शॉर्ट ऑफ स्माइल। ठीक है, वेरी क्लेवर टाइप ऑफ स्माइल, यू कैन से सीक्रेट टाइप ऑफ स्माइल शी मेड। ठीक है, थोड़ी अजीब सी स्माइल का फेस वो कभी कभी बनाया करते थे। नाउ नोबडी नो, किसी को नहीं पता था। वंडा, नोबडी नो एग्जैक्टली वाई वंडा सेट इन दैट सीट, कि वंडा उस सीट पे क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन्स हाइट एंड हर फिट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वंडा सेट इन दैट सीट अनलेस इट वॉज,
अनलेस इट वॉज का मतलब समझते हो, जब तक ये नहीं पता था, ये नहीं पता था कि वो कहाँ से आती है। उसका रीज़न था क्योंकि वो कहाँ से आती थी, बोगिंस हाइट से आती थी और उसके पैर हमेशा जो हैं वो सूखी मड से भरे होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की, लेकिन क्लास में कोई भी वंडा पेट्रोन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। वंस ही सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब वो रूम के कॉर्नर में बैठ जाती थी तो कोई भी नहीं जो था वहाँ पे उसे जो है नोटिस करता था, जब वो वहाँ पे उस कॉर्नर में बैठ जाती थी। गॉट द थिंग। बस बेटा आज के लिए इतना ही। एक बार क्वेश्चंस देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या निकलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज वंडा पेट्रोन्स्की। पहला क्वेश्चन तो बेटा यहाँ से निकलेगा। देखो जब आपको टेक्स्ट से आंसर निकालने आ गए ना तो आपको रीडिंग भी अच्छी लगने लग जाएगी। हु वॉज वंडा पेट्रोन्स्की, वंडा पेट्रोन्स्की वॉज अ पोलिश गर्ल, ठीक है। देन सेकेंड थिंग, पैगी एंड मैडी आर आल्सो द स्टूडेंट्स। आगे इनका डिस्क्रिप्शन आएगा तब और अच्छे से समझ आएगा। एंड दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर, ठीक है, इतना आप लिख दोगे। वेयर डिड सी सेट, वो कहाँ बैठा करती थी। सी सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रूम नंबर 13। शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ रूम नंबर 13। वाई डिड शी सिट देयर, थर्ड क्वेश्चन अगर हम बनाएं, वाई डिड शी सिट देयर। शी सेट देयर ओनली बिकॉज दैट शी केम फ्रॉम बोगिंस हाइट एंड हर फिट ऑलवेज कवर्ड विथ मड। देखो यहाँ पे आएगा शी ऑलवेज हर फिट वर ऑलवेज कवर्ड विथ मड, ड्राई मड। दैट्स वाई सी सेट इन दैट कॉर्नर ऑफ द रूम, इसलिए वो रूम के उस कॉर्नर में बैठा करती थी। गॉट द पॉइंट। नाउ लिसन, अब दूसरी बात सुनना। अब वो वहाँ पे पूछे नेचर, जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे निकलेंगी। वंडा पेट्रोन्स्की बेटा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, तो यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ अपनी बुक में लिखते चला करो। अभी आ गया, देखो यहाँ से मैं निकालूँ आपका एक लेस टॉकेटिव। उसका नेचर कैसा है, शाई नेचर भी कह सकते हैं, शाई नेचर, लेस टॉकेटिव। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, नॉट हैविंग एनी बेस्ट फ्रेंड, कोई उसका बेस्ट फ्रेंड नहीं था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर। तो ये शी बिलोंग टू विच कम्युनिटी, पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी। देखो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसमें ये चीज़ भी चल जाता है कहाँ किससे बिलोंग करती थी, तो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। गॉट इट। तो जो मेन पॉइंट निकले बेटा मैंने सारे डिस्कस कर लिए। क्वेश्चंस मैं आपके पास भेज दूँगी, यू विल राइट डाउन इन योर फेयर नोटबुक। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। कोई डाउट होता है आप बेटा ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, आई विल सोल्व योर डाउट, डेफिनेटली आई विल सोल्व। ओके, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी।